नमस्ते दोस्तों, और सैपना सिंह के साथ फार्माकोलॉजी के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल और स्टूडेंट को पता होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स आपके मरीजों को समझने और उनकी देखभाल करने के तरीके को बदल देंगे। चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट हो, नर्सिंग प्रोफेशनल हो या बस फार्माकोलॉजी के बारे में और जानने के इच्छुक हो, यह वीडियो आपके लिए है। हम एगोनिस्ट्स और एंटागोनिस्ट्स के बेसिक्स से लेकर टॉलरेंस और टैकेफिलैक्सिस जैसी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना तक हर कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और फार्माकोलॉजी के रहस्यों को उजागर करते हैं। सबसे पहले हम एगोनिस्ट्स के बारे में जानेंगे। कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर एक जटिल ताला प्रणाली की तरह है और रिसेप्टर्स वो ताले हैं। अब एक एगोनिस्ट एक चाबी की तरह होता है जो पूरी तरह से ताले में फिट होती है और उसे खोल देती है। यह एक एगोनिस्ट की शक्ति है। उदाहरण के लिए अस्थमा के इलाज में सल्बूटामॉल। यह बीटा 2 रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है जिससे वायु मार्ग आराम करते हैं। यह एक सुपर हीरो की तरह है जो शरीर में विशिष्ट रिसेप्टर्स को लक्षित करता है। अब एगोनिस्ट्स के बारे में जानने के बाद आइए उनके काउंटरपार्ट्स एंटागोनिस्ट्स के बारे में जानें। यदि एगोनिस्ट्स चाबियां हैं जो रिसेप्टर्स को सक्रिय करती हैं, तो एंटागोनिस्ट्स ताले पर लगे अवरोधक हैं जो चाबी को अंदर जाने से रोकते हैं। दूसरे शब्दों में, एंटागोनिस्ट्स ऐसे अणु हैं जो रिसेप्टर्स से बंधते हैं लेकिन उन्हें सक्रिय नहीं करते हैं। इसके बजाय वे एगोनिस्ट्स को बाध्यकारी और अपने प्रभाव पैदा करने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवा मिटोप्रोलोल पर विचार करें। यह हृदय में बीटा 1 रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करके एक एंटागोनिस्ट के रूप में काम करता है, जिससे हृदय की दर और रक्तचाप कम हो जाता है। अनिवार्य रूप से एंटागोनिस्ट्स एक सुरक्षात्मक ढाल की तरह कार्य करते हैं जो अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए कुछ रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करते हैं। एगोनिस्ट्स की तरह एंटागोनिस्ट्स भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट्स एगोनिस्ट के साथ बाध्यकारी साइट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट्स विभिन्न साइटों से बंधते हैं और रिसेप्टर के आकार को बदल देते हैं। तो याद रखें, एंटागोनिस्ट्स दवाओं की दुनिया के गेटकीपर हैं जो शरीर को संतुलन में रखने के लिए कुछ रिसेप्टर्स तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं। अगले भाग में हम स्पेयर रिसेप्टर्स नामक एक और दिलचस्प अवधारणा को उजागर करेंगे। बने रहें। अब आइए स्पेयर रिसेप्टर्स की दिलचस्प दुनिया का पता लगाएं। शरीर की दक्षता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण। कभी कभी एक दवा की अधिकतम प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए सभी उपलब्ध रिसेप्टर्स पर कब्जा करना आवश्यक नहीं होता है। यह वह जगह है जहां स्पेयर रिसेप्टर्स चलन में आते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कॉन्सर्ट हॉल है जिसमें 100 कुर्सियां हैं, लेकिन शो का आनंद लेने के लिए केवल 50 लोगों की आवश्यकता है। शेष 50 कुर्सियां स्पेयर रिसेप्टर्स की तरह हैं। इसी तरह कुछ कोशिकाओं में अतिरिक्त रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें सक्रिय नहीं करने की आवश्यकता होती है, भले ही एक एगोनिस्ट पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रिसेप्टर्स से बंध जाए। ये स्पेयर रिसेप्टर्स एक बैकअप सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि शरीर विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। वे दवा की संवेदनशीलता को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कम खुराक पर भी एक मजबूत प्रतिक्रिया मिल सकती है। स्पेयर रिसेप्टर्स की अवधारणा फार्माकोलॉजी में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दवा की शक्ति और प्रभावशीलता को समझाने में मदद करती है। तो याद रखें, भले ही सभी रिसेप्टर्स पर कब्जा नहीं किया जाता है, तब भी शरीर स्पेयर रिसेप्टर्स की मदद से एक मजबूत प्रतिक्रिया दे सकता है। अब आइए एक जटिल और अक्सर गलत समझा जाने वाला विषय लत पर चर्चा करते हैं।
चैप्टर 4 लत। जब दवाएं नियंत्रण ले लेती हैं, अब तक हमने दवाओं और शरीर के बीच की बातचीत के बारे में जाना, लेकिन क्या होता है जब यह संबंध एक हानिकारक जुनून में बदल जाता है? यहीं पर लत की अवधारणा सामने आती है। लत एक जटिल मस्तिष्क रोग है जो बाध्यकारी दवा की तलाश और उपयोग की विशेषता है, भले ही इसके नकारात्मक परिणाम हो। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि किसी व्यक्ति के व्यवहार, संबंधों और समग्र कल्याण को भी प्रभावित करता है। जब कोई पदार्थ का दुरुपयोग करता है तो यह मस्तिष्क के इनाम मार्ग को बाधित करता है, जिससे डोपामाइन की बाढ़ आ जाती है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो आनंद और इनाम से जुड़ा होता है। समय के साथ मस्तिष्क इस कृत्रिम रूप से प्रेरित डोपामाइन सर्ज का आदी हो जाता है, जिससे व्यक्ति को उच्च का पीछा करने और निकासी के लक्षणों से बचने के लिए दवा की आवश्यकता होती है। लत के पीछे के तंत्र को समझना, प्रभावी उपचार और रोकथाम रणनीतियों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, लत एक संकेत की कमजोरी नहीं है, बल्कि एक जटिल स्थिति है जिसके लिए पेशेवर मदद और समर्थन की आवश्यकता होती है। अब आइए एक संबंधित अवधारणा का पता लगाएं, सहिष्णुता, जो तब होती है जब शरीर को एक ही प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक दवा की बढ़ती खुराक की आवश्यकता होती है। चैप्टर 5 सहिष्णुता। जब दवाएं अपना आकर्षण खो देती हैं, जैसे जैसे हम फार्माकोलॉजी की गहराई में उतरते हैं, आइए सहिष्णुता की अवधारणा को समझें। एक ऐसी घटना जो तब होती है जब एक दवा लंबे समय तक उपयोग के साथ अपनी प्रभावशीलता खो देती है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन एक ही गाने को बार बार सुनते हैं। पहले तो यह आकर्षक लग सकता है, लेकिन समय के साथ आप इसकी नवीनता के प्रति सहिष्णुता विकसित कर लेते हैं और यह पहले जैसा प्रभाव नहीं डालता है। इसी तरह जब शरीर को बार बार एक दवा के संपर्क में लाया जाता है, तो यह इसके प्रभावों के प्रति अनुकूल हो सकता है, जिससे कम प्रतिक्रिया होती है। इसे सहिष्णुता के रूप में जाना जाता है। यह शरीर के चयापचय सहिष्णुता या सेलुलर सहिष्णुता सहित विभिन्न तंत्रों के कारण हो सकता है, जहां कोशिकाएं कम संवेदनशील हो जाती हैं। सहिष्णुता के लिए अग्रणी कारकों को समझना उचित खुराक समायोजन और उपचार योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, सहिष्णुता शरीर की अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है और इसका मतलब यह नहीं है कि दवा अब प्रभावी नहीं है। अगला, आइए निर्भरता का पता लगाएं। एक ऐसी स्थिति जो तब होती है जब शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए एक दवा की आवश्यकता होती है। चैप्टर 6 निर्भरता। जब दवाएं एक आवश्यकता बन जाती हैं, फार्माकोलॉजी के दायरे में निर्भरता एक जटिल अवधारणा है जो तब उत्पन्न होती है जब शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए एक दवा की आवश्यकता होती है। यह एक दवा के लंबे समय तक उपयोग के बाद हो सकता है और यह शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हो सकता है। शारीरिक निर्भरता में वापसी के लक्षण शामिल हैं, जब दवा बंद कर दी जाती है, जबकि मनोवैज्ञानिक निर्भरता दवा के लिए तीव्र लालसा और भावनात्मक लगाव की विशेषता है। निर्भरता को समझना दवा की लत और दुरुपयोग के प्रबंधन और उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, निर्भरता एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए पेशेवर हस्तक्षेप और समर्थन की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्तियों को दवाओं से सुरक्षित रूप से छुटकारा मिल सके। और अंत में आइए टैचिफिलेक्सिस पर चर्चा करें। एक ऐसी घटना जो तब होती है जब एक दवा की दोहराई गई खुराक तेजी से कम प्रभाव पैदा करती है। चैप्टर 7 टैचिफिलेक्सिस। जब दवाएं जल्दी से अपनी शक्ति खो देती हैं, हमारे फार्माकोलॉजी अन्वेषण के अंतिम चरण में आइए टैचिफिलेक्सिस की दिलचस्प घटना पर चर्चा करें। कल्पना कीजिए कि आप अपने पसंदीदा पेय का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हर घूंट के साथ स्वाद कम तीव्र हो जाता है। यह अनिवार्य रूप से टैचिफिलेक्सिस है, एक दवा के प्रति तेजी से सहिष्णुता का विकास। यह तब होता है जब एक दवा की दोहराई गई खुराक जो एक छोटी अवधि में दी जाती है,
तेजी से कम प्रतिक्रिया देती है। ये कुछ दवाओं के साथ एक चुनौती पेश कर सकता है, क्योंकि यह टैचिफिलैक्सिस शरीर के अनुकूलन तंत्र के कारण हो सकता है, जैसे कि रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन या एंजाइम अपग्रेडेशन। इस घटना को समझना स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को प्रभावी उपचार रणनीतियों को विकसित करने में मदद करता है, जैसे कि खुराक समायोजन या वैकल्पिक दवाओं का उपयोग। तो याद रखें, टैचिफिलैक्सिस दवा प्रतिक्रिया की गतिशील प्रकृति पर प्रकाश डालता है और इस बात पर प्रकाश डालता है कि शरीर दवा के संपर्क में कैसे अनुकूल होता है। आउटरो, धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं। तो दोस्तों, यह था फार्माकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स का एक त्वरित अवलोकन। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और आकर्षक लगा होगा। यदि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनने की राह पर हैं या सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और सीखते रहें।